हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग साइंस का यशस्वी स्कॉलरशिप जो योजना है, यशस्वी स्कॉलरशिप की साइंस जो है लास्ट ईयर का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और वो पेपर जो है हमारा सितंबर में हुआ था, और जो अभी 2023 का है वो भी सितंबर में है, 29 सितंबर को। तो मैं यहाँ पे आपको साइंस कवर कराऊंगा, लास्ट ईयर का पेपर भी, जिससे एनालिसिस हो जाएगा, और फिर जो सिलेबस रहेगा उस सिलेबस में आपको कंप्लीट कराता हूँ। अभी हम जो देखेंगे वो लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो है वह हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन द सन बाय द प्रोसेस ऑफ, सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा निम्नलिखित प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। मतलब जो सन है, सन में जो एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है ना। जो लाइट है, प्रकाश और ऊष्मा, जो हीट और लाइट जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है। तो देखिए सन में क्या होता है, सन के अंदर जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन जो है कंबाइंड होकर के हीलियम बनाते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन के टाइम पे ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी से हमको लाइट मिलता है, उसी से हमको हीट मिलती है। तो यहां पर जो है इसका जो आंसर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना। इसका आंसर जो होगा नाभिकीय संलयन होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो है पहला क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होता है। इसमें आपको न्यूक्लियर फिजन क्या है ये पता होना चाहिए, कंबशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एट हाई टेम्परेचर, तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। अभी अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये तो आपका ओनली सी आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट और रीजन है, स्टेटमेंट रीजन वाला, बट यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम। सबसे पहले आपको समझना होगा कि वाटर में, क्या वाटर में साउंड चलता है। तो हाँ, जैसे जो सीप है, हमारे जो जहाज होते हैं, इनकी जो इनको जो चट्टान है यानी ये सामने, वो पता करने के लिए क्या करना होता है, एक सोनार टेक्निक होती है, उससे साउंड भेजा जाता है। वो साउंड अगर रिटर्न आ जाता है तो ये समझ में आ जाता है कि वहां पे चट्टाने हैं, तो इसे पता चल जाता है हमें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वाटर में साउंड ट्रेवल कर रहा है, बट क्या वैक्यूम में करता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं करता है। वैक्यूम में साउंड जो है मतलब चलता ही नहीं है, उसके मीडियम चाहिए, साउंड को मीडियम चाहिए होता है, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, बट साउंड को मीडियम चाहिए। तो वैक्यूम में चलेगा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो होगा वो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, तो यस ये करेक्ट है। बट जो सेकेंड होगा वो हमारे पास में रॉन्ग होगा, है ना। तो ऐसा हम ढूंढेंगे कि जिसमें हमको फर्स्ट करेक्ट होगा और जो सेकंड होगा वो रॉन्ग होगा। तो देखिए हमारे पास में क्या बोल रहा है ये, फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बिल्कुल भी नहीं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ये होगा हमारा आंसर थर्ड वाला, है ना। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट रीजन देते हैं और फिर 4 ऑप्शन देते हैं कि दोनों में से क्या सही है क्या गलत है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन था, ऐसे आपको बहुत से क्वेश्चन होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू फॉर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के लिए कौन सी इसमें से जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, उसको हम देखेंगे। तो क्या कहता है हमारा पहला ऑप्शन, भूकंप पृथ्वी में अचानक उत्पन्न हुआ झटका या कंपन होता है जो कम समय तक रहता है। अर्थक्वेक की सडन सेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ फॉर अ शॉर्ट टाइम। बिल्कुल, भूकंप थोड़ी सी देर के लिए तो आता है, तो ये तो करेक्ट हो गया पहला ऑप्शन हमारा, है ना। तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। सेकंड, मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स ऑफ अर्थ। बिल्कुल, जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक कैसे आता है, जो नीचे प्लेट्स है ना, वो प्लेट्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट्स की वजह से ही तो अर्थक्वेक आता है। अब इसके बाद में थर्ड जो है हमारे पास में, मोर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है वो मैग्नीट्यूड हायर देन 4 इन रिएक्टर स्केल। देखिए रिएक्टर स्केल पर अगर 4 से ज्यादा अगर जो मतलब डिजिट आता है तो इसका मतलब है कि वो भूकंप डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है वो। तो ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो अब हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन बचा, यही हमारा आंसर होना चाहिए। अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अर्थक्वेक मीटर। बिल्कुल भी नहीं, है ना। अर्थक्वेक मीटर नहीं हो सकता, सिस्मोमीटर हो सकता है ना। तो सिस्मोमीटर होता है इसके लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अर्थक्वेक ना होकर के सिस्मोमीटर होता है, या तो फिर रिएक्टर स्केल होती है। तो ये दो पैमाने होते हैं जो स्केल होती है, जिससे कि हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर ओनली डी आना है। ये हमारे पास में थर्ड ऑप्शन है, ओनली डी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि टिलिंग प्रोसेस, सोइंग प्रोसेस, हार्वेस्टिंग प्रोसेस, थ्रेसिंग प्रोसेस, सारी प्रोसेसेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। तो एग्रीकल्चर में प्रोसेसेस होती है, और एग्रीकल्चर अगर आपको पता हो तो कोई भी जो क्रॉप हमको लेनी होती है, कोई फसल लेनी होती है, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। पहले हमको खेत को प्रिपेयर करना होता है, देन सीडलिंग करनी होती है, मतलब हमको बीज डालने होते हैं, उसके बाद में जो भी मैन्योर है और फर्टिलाइजर्स वो देने होते हैं, और उसके बाद में हार्वेस्टिंग करना होता है। हार्वेस्टिंग के बाद में भी एक प्रोसेस बचती है जो कि थ्रेशिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। टिलिंग प्रोसेस क्या होती है, इसमें जो जमीन रहती है ना, जो फील्ड रहती है, उसको वो करते हैं, चेंज करते हैं। तो और चेंज किससे करेंगे, तो प्लाउ से होगा, है ना। तो फर्स्ट का हमें ए का जो ऑप्शन मिलना चाहिए वो थर्ड मिलना चाहिए। अब बी का हमें ऑप्शन क्या मिलना चाहिए, तो सोविंग। सोविंग मीन्स क्या होता है, बुआई, मतलब कुछ बोना, सीड ड्रिल करना, सीड मतलब बीज, और ड्रिल करना मतलब गाड़ना, नीचे अंदर डालना। तो यहां पर सेकेंड का जो होगा बी का सोविंग का, वो हमारे पास में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और इसके बाद में आता है थर्ड सी का, तो सी हमारे पास में हार्वेस्टिंग क्या होगी, तो हार्वेस्टिंग जो होगी, कटाई जो होती है, कटाई किससे की जाती है, तो वो दराती से की जाती है, सिकल से की जाती है ना। तो हार्वेस्टिंग का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसके बाद में हमारे पास में डी ऑप्शन आता है कि थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग किससे होगी, तो कंबाइन, है ना। यहाँ पर हमारे पास में कंबाइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। और वो क्या होगा देखते हैं हम। तो हमें फर्स्ट चाहिए था थर्ड, और सेकंड चाहिए था फर्स्ट। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड और सी, बिल्कुल, है ना। तो ये हमारा जो है, ये हमारा फोर्थ वाला जो है ऑप्शन, ये हमारा आंसर होगा, है ना। ये इस प्रकार से हमारे पास में आंसर हो जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या होगा देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट वाला है कि कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कॉटन एंड वुलन नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंड टीन, एल्युमिनियम एंड मेटल्स कैन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों को ही वो नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल रहा है। अब हमें ये समझना है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल जो होता है, बायोडिग्रेडेबल, इसमें क्या होता है कि कोई भी थिंग हो, वो अगर समय के साथ में, आफ्टर टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जीवों में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब बायोलॉजिकल टर्म है एक प्रकार से, मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया में बदल जाएगा। मतलब कोई भी सामान, जैसे हम खाना है, अगर खाना बाहर अगर हो जाता है या कोई भी चीज बाहर पड़ी रहती है, तो कुछ समय बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल हो गया। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा कि जो कभी भी, जो मतलब अर्थ में भी रहेगा लेकिन बहुत दिनों तक उसका कुछ नहीं होगा, और उससे जो है बैक्टीरिया वगैरह नहीं बनेंगे। तो जो क्लॉथ एंड वुलन है, जो वूल है, ये जो है अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये कुछ ही समय में ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे, मतलब ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, अर्थ में डाइजेस्ट हो जाएंगे, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल है। तो ये हमें समझना है। तो ये हमारा ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। और टीन, एल्युमिनियम और मेटल, हाँ ये बिल्कुल टीन, एल्युमिनियम और जो मेटल होता है, टीन, एल्युमिनियम और मेटल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना। मेटल है बट बायोडिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि कई वर्षों तक ऐसे ही रह सकता है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, है ना। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, और सॉरी ये नहीं करेक्ट, ये सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। तो यहाँ हमें ये समझना था। अब हम देखते हैं ऑप्शन की ओर अगर बढ़ते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो रॉन्ग था, और सेकंड स्टेटमेंट जो था वो राइट था। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ होगा। इस प्रकार से आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मैच आ गया है, और ये मैच किस प्रकार का हम देखेंगे अब। तो यहां पर ये कुछ हमको साइंटिस्ट के नेम दिए हैं और उनकी डिस्कवरीज वगैरह देकर के रखी है। तो हमें जो साइंस है, साइंस में जो जितने भी साइंटिस्ट है और उनकी जो डिस्कवरीज है ये पता होनी चाहिए। जैसे कि अब हमारे पास में लुईस पाश्चर है। तो लुईस पाश्चर जो है, इनने फर्मेंटेशन, है ना, फर्मेंटेशन की प्रोसेस दी है, किण्वन की प्रोसेस, और पाश्चुरीकरण दिया है। पाश्चुरीकरण जो मिल्क जो है, मिल्क को हम लोग बॉईल कर लेते हैं, बॉईल करने के बाद वापस से इसको कोल्ड करते हैं, और आफ्टर कोल्ड इसको जो है इसको हम यूज कर सकते हैं।
तो ये फर्मेंटेशन और पाश्चुरीकरण किसने दिया हमें? लुईस पॉस्चर ने दिया। इसके बाद में एडवर्ड जेनर, ये एडवर्ड जेनर ही है जिनने स्मॉल पॉक्स पर जो है वर्क किया है ना। ये एक प्रकार की बीमारी है। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका मतलब डिस्कवर किया। और रॉबर्ट कोच की जो रॉबर्ट कोच का जो है एंथ्रेक्स है, ये कौन सी बीमारी होती है? एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स में क्या होता है कि जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स के जो पैर होते हैं, है ना, उसमें एक मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है उनको, तो उसको एंथ्रेक्स कहते हैं, है ना। तो ये बीमारी होगी। इसके बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो है ये पेनिसिलिन, है ना, इन्होंने जो है पेनिसिलिन को डिस्कवर किया है। तो इस प्रकार से डिस्कवरीज है। अब हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो देखिए, हम ए का जो कह रहे हैं सेकंड, तो इसमें ए सेकंड यहां पर है और ए सेकंड यहां पर है, मीन्स की ये ऑप्शन और एक तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एडवर्ड जेनर का हमारा संबंध है चेचक के टीके से, मतलब बी का फोर्थ होना चाहिए। तो बी का फोर्थ ये है हमारा, ये आंसर आ गया। अब देखिए, ये क्यों नहीं हो सकता? ये दो तो पहले ही कैंसिल हो गए, और ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें बी का थर्ड दे दिया। तो यहाँ ऑप्शन से भी हमको पता चल जाता है, अगर आखिरी के दो पता भी नहीं होते, या हमें इनमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से अगर 2 ऑप्शन भी पता रहे, तो भी हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हमें ध्यान रखना होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे हम। तो 7th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे पास में, विच अमंग द फॉलोइंग नॉन मेटल इज स्टोर्ड अंडर वाटर। यहां पर हमको जो बताना है वो ये बताना है कि जो कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, नॉन मेटल है, जो पानी के अंदर रखी जाती है। तो देखिए, ये 4 ऑप्शन हमारे पास में, और पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सल्फर, है ना, ये नॉन मेटल है। सेकंड ऑप्शन क्या है? आयोडीन, बिल्कुल नॉन मेटल है। और फास्फोरस, ये भी नॉन मेटल है। तो अब हमारे पास में जो है कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो फास्फोरस है, फास्फोरस को जो है पानी के अंदर रखा जाता है। ऐसे ही सेम सोडियम को जो है केरोसिन के अंदर रखा जाता है ना। तो ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स है, ये इसलिए रखी जाती है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होती है। अगर खुला ओपनली अगर छोड़ दिया जाए तो ये रिएक्शन कर लेगी, है ना। और इसलिए इनको जो है हम लोग या इनको जो है वाटर में फास्फोरस को और केरोसिन को जो है सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग एज फॉलोज। देखिए, तो ये क्या ऑप्शंस है हमारे पास में, और ये कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन का जो किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम जब गाड़ी चला रहे हो तो हम ऐसी किन चीजों का मतलब ध्यान रखें, है ना, केयर करते हुए हम चलाए कि हमको पेट्रोल और डीजल हमारा वेस्ट ना हो, है ना। तो जो पीसीआरए है ना, पीसीआरए ये गाइडलाइन तैयार करती है, और उस गाइडलाइन में जो है हमारे पास में जो एडवाइस दे करके रखती है, तो इसकी एडवाइस क्या है देखिए, कि गाड़ी को सदैव तेज गति पर चलाए, ड्राइव एट अ हाई स्पीड कॉन्स्टेंटली। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो जो है पीसीआरए कह ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कह सकता। सेकेंड, जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का, इंजन बंद कर दीजिए। हाँ, ये करेक्ट हो सकता है ना, ये करेक्ट हो सकता है। बट ऐसा तो नहीं है कि हर जगह अगर हमें 30 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए रुकना है तो वहां हम इंजन बंद कर दे, तो ये तो थोड़ा मतलब उतना रिलायबल नहीं है, बट ये आंसर हो सकता है। टायरों का दाब हमेशा कम रखिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर टायर का जो टायर है अगर उसमें प्रेशर कम होगा तो हमें जो है कांस्टेंट स्पीड नहीं मिलेगी, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। या बोल रहा है ये कि जहां तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाए, मतलब ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। तो कांस्टेंट स्पीड से ही चलाना है हमें गाड़ी, यही हमारा सबसे बेटर ऑप्शन है। तो यही हमारा आंसर होगा, है ना। इससे ज्यादा जो बेटर है वो ये ऑप्शन है। तो यहां पर ये भी समझना होता है, हमें लग रहा होगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या होगा, बट इसमें हमें बताना रहता है कि कौन सा सबसे मतलब इजी ऑप्शन होगा, सबसे सही ऑप्शन क्या होगा। तो हमारे पास में जो है ऑप्शन पे बेस्ड करेगा, या तो बी डी ले सकते हैं हम इसको, या डी ओनली, है ना। तो देखिए, अब ऑप्शन क्या होता है हमारे पास। तो एक तो ऑप्शन हमारे पास में केवल बी और डी, और एक ऑप्शन हमारे पास में ए और बी, बी सी डी। तो हाँ, ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा कि जो जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, जहां तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाए। तो ये हमारे दो ऑप्शन होंगे, है ना। जैसे यहां पर देखिए बी एंड डी। तो ऐसा हमें समझना होता है क्वेश्चन को कि
क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है ना, दोनों ही आंसर लग रहे थे, बट क्या वो दोनों पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, तो हाँ हमें ऑप्शन दिया है कि आप दोनों चूज कर सकते हैं, तो हाँ हम चूज करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट इन एनिमल्स रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ कॉल्ड, वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। देखिए भैया यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, विशाल संरक्षित क्षेत्र। क्या हुआ है यहां पर हमारे पास में जो वर्ड यूज हुआ है, विशाल संरक्षित क्षेत्र हुआ है ना। अगर वो छोटे की बात करता तो बात अलग होती, यहां पर विशाल बड़े की बात कर रहा है ना, ब्रॉड, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लार्ज एरिया की बात कर रहा है वो, तो लार्ज एरिया में क्या होगा, तो इसके लिए हमें जो ऑप्शंस है इनके ऑप्शंस को समझना होगा कि ऑप्शंस कैसे है। पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हम 4 ऑप्शन हमारे पास में यहां पर है, तो 4 ऑप्शन देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया संरक्षित क्षेत्र। सेकेंड क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य, और नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। अभी देखिए क्या है कि इनमें से जो है ना नेशनल पार्क, सबसे पहले हम नेशनल पार्क को समझेंगे, फिर जो वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को समझेंगे, इसको समझेंगे और इसको देखेंगे। प्रोटेक्टेड एरिया कुछ भी नहीं होता, प्रोटेक्टेड एरिया तो हर किसी भी चीज का हो सकता है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, है ना। प्रोटेक्टेड एरिया हर किसी चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास में बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों इस टाइप के आंसर हो सकते हैं। और एक है नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क भी लार्ज एरिया नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो अलॉट कर दिया जाता है और उसकी जो है निगरानी बहुत अच्छे से करते हैं, है ना, तो वो नेशनल पार्क हो जाता है। इसमें क्या होगा कि नेशनल पार्क में कोई रह नहीं सकता, एनिमल्स और जो बर्ड्स है यही रहते हैं नेशनल पार्क में, है ना, इंसान नहीं रह सकते। बट यहाँ पर वो बोल रहा है कि ट्राइबल मतलब कि आदिवासी लोग भी रह सकते हैं, ऐसा एरिया बताना है। अब इसमें एक ये दो तो ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, फर्स्ट और लास्ट तो ऑप्शन है नहीं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये दो ऑप्शन हमारे पास में है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है देखेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य इसलिए स्टेब्लिश किए हैं इंडिया में, या जो हम कहेंगे ये इसलिए स्टेब्लिश्ड है कि जो भी कोई, जैसे कि अभी जो गिद्ध है, गिद्ध धीरे धीरे खत्म हो रहा है, या खरमोर पक्षी है और भी ऐसे कुछ पक्षी है जो धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रहे हैं। तो ये खत्म ना हो इसलिए, है ना, इनकी प्रजातियां नष्ट ना हो जाए, मतलब खत्म ही ना हो जाए, है ना, जिससे बैलेंस बिगड़ेगा, तो ये खत्म ना हो, तो उनको संरक्षित करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे एनिमल हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, या कोई प्लांट हो सकता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने स्टेब्लिश की है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी तो ह्यूमंस नहीं है ना, क्योंकि ह्यूमंस को तो नहीं बोल रहा है वो। तो यहां पर आता है हमारे पास में बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व वो ऑप्शन है हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व वो ऑप्शन है जिसमें ये पता चलता है कि ट्राइबल्स भी आ सकते हैं, और जो एनिमल्स है और बर्ड्स है या प्लांट्स, मतलब जो फ्लोरा फ्यूना जो है ये दोनों आ सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अच्छा, तो हमारा आंसर क्या था, बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही है ना, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या है इसको हम समझते हैं। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि सजीव कोशिका के समग्र संघट्ट को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है ना। इसका जो इंग्लिश वाला है, पहले इसके इंग्लिश वाले जो स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म विच इज द लिविंग सब्सटेंस। और सेकंड क्या है कि प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। देखो भैया यहाँ पर क्या क्या कह रहा है ये, कि जो सेल है, सेल में जो है प्रोटोप्लाज्म होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। जो सजीव कोशिका के समग्र संघट्ट को जीवद्रव्य बोलते हैं ना, जो कोशिका रहता है उसके अंदर जीवद्रव्य पाया जाता है, तो ये तो हमारा करेक्ट है, ट्रू है। अब सेकंड जो है हमारे पास में प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, हाँ ये भी करेक्ट है। जीवद्रव्य में कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों ही होते हैं, तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो है इसके अब ऑप्शंस हमारे पास में ये है, क्या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर हो गया, हमें आगे ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, है ना। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है। भैया सबसे पहले तो ये इलीगल है अपने इंडिया में, है ना। इंडिया में इलीगल है, ऐसा हम कर नहीं सकते, है ना। जो भ्रूण है उससे हम ये पता नहीं कर सकते कि मतलब शरीर को मतलब चेक नहीं कर सकते कि वो मेल है फीमेल है जो भी है ना। ये तो इलीगल है, बट जो है किससे पता चलेगा। तो देखिए ये जो है एग से बिल्कुल पता नहीं चलेगा, एग से नहीं होता पता, ओवम से भी नहीं होगा, और इससे भी नहीं होगा, है ना। और उसके बाद में आता है हमारे पास में फोर्थ, फ्यूटस से होगा, है ना। फ्यूटस से हमें पता चलता है कि वो जो है जो शरीर है, शरीर के हमें पता चल जाता है किसी भी जो भ्रूण होते हैं एम्ब्रियो के, है ना। अब यहां पर क्या होता है कि जो एग्स है और जो स्पर्म है ये दोनों मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। और जाइगोट के बाद में जो है ये फ्यूटस की प्रोसेस स्टार्ट होती है ना। तो इस प्रकार से है, तो इसका जो आंसर है फ्यूटस है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि फ्यूटस से हमें पता चल जाता है कि जो भी मतलब कि गर्भ में क्या है ना, कैसा क्या है, ये सारी हमको जानकारी पता चल जाती है ना। अब वापस से हमारे पास में जो 12th क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड है ना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी है ना, इनको केयरफुली आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, ये कंफ्यूजन के लिए दिए रहते हैं, है ना। तो ये क्या है हम इनको समझेंगे, है ना। अब देखिए तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन hen before the hard cell is formed around the development embryo, the hen finally lays the egg, है ना। मतलब क्या कह रहा है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो hen है, जो मुर्गी है ना, उसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो बाहर होती है अंदर होती है, ये बताना है ना। तो देखिए मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, तो ये करेक्ट है ना, आंतरिक ही होता है मुर्गी में भी। और कठोर कवच के पूर्ण रूप से बनने से पहले मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। निर्मोचन मतलब कि क्या, वो हैच कर देती है, बाहर निकाल देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो कठोर कवच के साथ में आता है अंडा, है ना। हाँ थोड़ा कमजोर जरूर होता है शुरुआती जो शुरुआत में, और आफ्टर सम डेज ये स्ट्रांग हो जाता है ना। बट वो जो है उसकी लेयर जो होती है वो स्ट्रांग ही होती है जब वो अंडे देती है ना। तो ये जो है सेकेंड जो ऑप्शन है, निर्मोचन कठोर कवच के पूर्ण रूप से बनने से पहले मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, तो नहीं, बनने से पहले नहीं करती है ना, बनने के बाद करती है। तो ये हमें पता होना चाहिए ना। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। दोनों ही सत्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर नहीं, बिल्कुल नहीं। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है? हाँ बिल्कुल, ए करेक्ट है, आर असत्य है। ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। तो समझ में आया ना। तो ये इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखो यहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया कि ए आर दोनों ट्रू है, और आर को जो डिफाइन कर रहा है वो ए कर रहा है। तो ऐसा लग सकता है हमें, है ना, क्योंकि निषेचन के बाद में तो वो अंडे ही देगा, अंडे ही देगी, है ना। तो यहां हमें समझना रहता है ना, अंडे देगा नहीं देगी होगा। तो आगे जो है हमारे पास में ए आर दोनों, अब ये वाला ऑप्शन है ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे आर भी फॉल्स ही है ना। तो ठीक है, ये नहीं हो पाएगा ना। तो हमारे पास में जो आंसर होगा क्या होगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें मैच द कॉलम है ना। और आई होप कि ये जो है ये सब लगभग बीमारियां ही है ना। देखिए तो क्या है ना, इनको यहाँ पर हम समझते जाएंगे। ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाता है कई बार क्वेश्चन, अगर ये चारों ऑप्शन इसमें जो देकर के रखे पता ना हो तो, बट पता होना चाहिए। हाँ आपको 75,000 चाहिए तो पता होना ही चाहिए। देखिए अब यहां पर क्या है कि जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन का इसमें से किससे रिलेशन है। थायरोक्सिन का ये ग्वाइटर, स्टेस, पिट्यूटरी, डायबिटीज, ये तो इसमें थोड़ा सिंपल देख लेते हैं क्योंकि डायबिटीज है तो कुछ इधर सिंपल मिलेगा अपने को। देखिए इंसुलिन और इंसुलिन जो है का जो सीधा संबंध है वो डायबिटीज से है। डायबिटिक पेशेंट को आपने देखा होगा कि वो लोग इंसुलिन लेते रहते हैं ना। तो ये यहां से आप इजी, इंसुलिन जो है डायबिटिक पेशेंट को चाहिए होता है। और जो ग्रोथ हार्मोन है ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उससे वो है वृद्धि हार्मोन जो है ना, हार्मोन। तो ये आपको दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। क्या ये 2 पॉइंट से हमारा आंसर आ रहा है, हम इसको देखेंगे बाद में। हम जो फोर्थ जो हमारे पास जो भी ऑप्शन है उनको हम देख लेंगे। तो देखिए हमारे पास में जो सेकेंड का है वो फोर्थ आना चाहिए और फोर्थ का थर्ड आना चाहिए।
बी का पहले तो फोर्थ देखिए, बी का फोर्थ एक तो यहां है और एक तो यहां पर है, मतलब ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही रॉन्ग हो गए, ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब हम आते हैं डी पर, तो डी का हमें क्या चाहिए, थर्ड चाहिए, तो डी का थर्ड हमारे पास में, अच्छा डी का थर्ड यहाँ पे है, देखिए बी का फोर्थ और डी का थर्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है बी का फोर्थ तो है बट डी का फर्स्ट है। तो ऐसे अब हमें फोर ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बट अब देखिए, है ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये हमारा आंसर होगा। अब यहां पर देखेंगे तो जो थायरॉक्सिन है ना, थायरॉक्सिन से ग्वाइटर ही होता है, ठीक है, घेंगा रोग, ये यहाँ पर अपने गले में देखा होगा कि ऐसा बड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है, ऊंचा सा, है ना, ये ग्वाइटर हो जाता है। और बाकी जो है हमारे पास में एड्रीनलिन, तो ये एड्रीनलिन जो है, ये जो स्ट्रेस है इसको बैलेंस करने का काम करती है ना, जो स्ट्रेस हो जाता है ना, कभी कभी टेंशन आ जाती है, हाँ वो एड्रीनलिन करता है उसको बैलेंस, है ना। अब आगे आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, अभी जैसे स्ट्रेस आ रहा होगा इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, नहीं नहीं धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, देखिए आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स। आपको जो आइडेंटिफाई करना है कि फोर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ना, करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए आपको, है ना, रॉन्ग वाला नहीं चाहिए, रॉन्ग वाले बिल्कुल देगा, आपको करेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढना है ना। देखिए क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अरे क्यों नहीं कर सकता, कर ही सकता है, फोर्स है वो, किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है ना। तो देखो यहां क्या बोल रहा है, कैन नॉट चेंज, बट हम बोल रहे हैं कि कर सकता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, करेक्ट वाला बोल रहा है ना वो हमको। देखो फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है ना, तो उसको अगर फोर्स लगाया जाए तो मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, है ना, तो ये तो हो सकता है। फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्यों नहीं कर सकता है, फोर्स कर सकता है। कोई भी थिंग है वो मूविंग, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है उसको अगर फोर्स दिया तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, चलते हुए चीज को अपन ने दूसरी ओर धक्का दिया तो धक जाएगा ना। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ ये भी हो सकता है ना। अभी देखिए हिंदी वाले ऑप्शन देख लेते हैं हम, कि हिंदी वाले ऑप्शन में क्या देके रखा है, कि बल के उपयोग से वस्तु का आकार नहीं बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है, बदला जा सकता है। बल के द्वारा किसी वस्तु के स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। बल के द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, गलत बात है, लाया जा सकता है। बल किसी भी गतिशील वस्तु की चाल को बदल सकता है, गतिशील वस्तु की चाल को भी बदल सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। बी एंड डी अपने को करेक्ट लग रहा है, देखिए हमारे पास में बी और डी ऑप्शन है क्या, हाँ है ना, हो गया आंसर हमारा, है ना। देखिए यहां पर कंफ्यूज कर रहा है, ये दो ऑप्शन जो है हमको ऐसा लग रहा है कि वो करेक्ट है, तो हमें ये भी देखना होता है कि यहां पर हमारे पास में ऑप्शन है या नहीं है ना, है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो स्टेटमेंट वाला है कैसा है देखते हैं जरा। अरे नहीं ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो, कि निम्नलिखित में से किसके लिए साइकिल तथा स्वचालित वाहनों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पेडों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रेक पेड्स आर यूज्ड इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स। आप लोगों को साइकिल चलानी आती होगी, उसमें ब्रेक लगे रहते हैं, अच्छा ब्रेक किस लिए लगाते हैं हम लोग, सोचने वाली बात है कि हम ब्रेक किस लिए लगाते हैं। तो ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं कि कोई चल रही चीज को रोकना है हमें, और रोकने से क्या होगा, जो ब्रेक होगा वो टायर के ऊपर क्या होगा, है ना, रब होगा, घिसेगा, मतलब हम ब्रेक लगाएंगे तो घर्षण बढ़ेगा, तो घर्षण बढ़ाने के लिए ना, तो ऑप्शन हमारा घर्षण बढ़ाने के लिए दे करके रखा हुआ है ना। तो ये हमारा जो है पहला आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, है ना। तो आई होप ये इजी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इतना तो आप माइंड लगा ही लेते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में जो 16th क्वेश्चन है वो क्या है, तो 16th क्वेश्चन जो है हमारे पास में, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट इट डिसोसिएट इनटू द फॉलोइंग। विद्युत धारा को जब कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित किया जाता है तो वह निम्नलिखित में विच्छेदित हो जाता है ना, कॉपर और सल्फेट, और सेकंड ऑप्शन है कॉपर और सल्फर, कॉपर सल्फाइड और ऑक्सीजन, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। पहले तो मैं आपको बता दूं, है ना, कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर समझते हुए हम देखें तो हमारे पास में वो कह रहा है कि अगर घोल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, विद्युत धारा को जब कॉपर सल्फेट के घोल में, मतलब कॉपर सल्फेट में बताता हूं आपको, ये कॉपर सल्फेट हमारे पास में CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है,
कॉपर सल्फेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी अपन ने अगर डाल दी, इलेक्ट्रिसिटी अगर अपन ने डाल दी तो क्या होगा? तो ये जो कॉपर है ये Cu2+ चार्ज में टूट जाएगा और जो सल्फेट है SO4- चार्ज में टूट जाएगा। तो इसको आप सल्फेट कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सल्फेट। और ये हमारा कॉपर हो गया। तो कॉपर और सल्फेट जो हमारा ऑप्शन होगा वो आंसर होगा, ये पहले ही ऑप्शन है हमारे पास में, है ना। ये कॉपर सल्फर है, बिल्कुल नहीं होगा भाई। कॉपर सल्फर, कॉपर सल्फर मतलब कि Cu एंड S, तो भाई ऑक्सीजन क्या कर रहा था फिर यहाँ पे कॉपर सल्फाइड एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कॉपर सल्फाइड, तो ये कॉपर सल्फाइड नहीं बनेगा ना, सल्फेट जो है ऑक्सीजन के साथ में निकलेगा, है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, और एक बात समझने वाली कि जो यहाँ पे हम जो घोल ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है और इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों चाहिए होते हैं। तो आप कॉपर सल्फाइड ले लोगे तो फिर वो ऑक्सीजन का क्या होगा ना। चलो, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में जो फोर्थ ऑप्शन है, कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो होएगा ही नहीं भैया, 2 ऑक्सीजन फिर कहां चले जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा, ये हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि चूज द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत लेपन से संबंधित उपयुक्त कथन चुनिए। विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है पहले इसको हम समझेंगे। क्या होता है कि कोई भी, जैसे हम लोग वस्तु बना रहे होते हैं, है ना, जैसे बर्तन बना रहे होते हैं, आप देखते होंगे स्टील के बर्तन यूज होते हैं हमारे यहाँ ज्यादा। तो स्टील के क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजन है कि हम जो है डायरेक्ट आयरन को यूज नहीं कर सकते। आयरन को यूज करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें पानी तो डलना ही है, वाटर। तो वाटर से क्या होगा, वो रस्टिंग की प्रोसेस कर लेगा और रस्टिंग की प्रोसेस से क्या होगा कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना हमारे लिए, वो समझने वाली बात है कि ये जो स्टील है वो मिक्स्ड है ना, मतलब जो दो जो मेटल्स है, दोनों मेटल्स को मिला दिया और फिर बनाया हुआ है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं है, ये अलॉय है ना, मिश्र धातु है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एक एलिमेंट जो धीरे धीरे खराब हो रहा होता है उसके ऊपर एक ऐसा एलिमेंट चढ़ा दिया जाता है गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू कि जिससे कि वो खराब ना हो, है ना। वो मतलब उसको बचाने के लिए, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। तो यहां पर ये हमें समझना होगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा हमारे लिए। तो लोहे की सतह पर जिंक का लेपन उसे संरक्षित होने से बचाता है। हाँ बिल्कुल बचाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विद्युत लेपन एक बहुत महंगी प्रक्रिया है। पहले तो क्या संबंधित उपयुक्त कथन चूज करना है। तो लोहे की सतह पर जिंक का लेपन उसे, जिंक का जो यहां पर क्या होगा कि जिंक जो हमारे पास में होगा, और ये जो विद्युत लेपन एक महंगी प्रक्रिया है जो उद्योगों में बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। हाँ वैसे महंगी प्रक्रिया है देखा जाए तो। और क्रोमियम का लेपन गहनों में किया जाता है। अरे भाई क्रोमियम ही ऑलरेडी इतना महंगा है, अभी गहनों पर और गहना, मतलब क्रोमियम भी महंगा और गहने भी महंगे, क्या होगा ऐसे में। लोहे के डिब्बों का टीन से लेपन करके उन्हें खाने के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, क्योंकि जो हमारे पास में आयरन है ना, आयरन क्या करेगा, आयरन जो है रस्टिंग की प्रोसेस, मतलब आयरन उससे रिएक्शन करने लग जाएगा जो भी रहेगा उसमें। तो इसके लिए आयरन तो, है ना, तो इसके लिए जो है उसके ऊपर टीन से लेपित कर दिया जाता है। तो इसमें जो है ये भी है और डी भी है। तो हमारे पास में ए और डी जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे पास में ए और डी है। अब देखा जाए तो ये बी और सी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं। देखिए विद्युत लेपन एक बहुत महंगी प्रक्रिया जो उद्योगों में बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसी के बाद में जो हमारे पास में क्रोमियम का लेपन गहनों में किया जाता है, तो हाँ किया जा सकता है, बट ये रेयर केस है ना, ऐसा मतलब सही नहीं रहेगा। तो ए और डी इसके लिए जो है एकदम इजी ऑप्शंस रहेंगे। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 18th क्वेश्चन है, और वो क्या कह रहा है ना। 18th क्वेश्चन क्या है देखिए, तो a ray is incident at an angle of 30 degree to the surface of the mirror. What is the angle of reflection? देखो surface of the mirror आ गया ना, surface of the mirror आ गया, तो आपको कुछ नहीं है भाई, ये ध्यान रखना है कि surface of the mirror आ रहा, surface of the mirror मीन्स कि हमको 90 से लेना देना है, और surface of the mirror नहीं आया तो जो इंसिडेंट जो एंगल होगा वही रिफ्लेक्ट एंगल होगा। बट यहाँ पर surface of the mirror आ गया है। तो मिरर की सरफेस अगर क्वेश्चन में है तो हमें जो है जितने भी डिग्री एंगल दिया हुआ इंसिडेंट एंगल, उसको हम क्या करेंगे 90 डिग्री में से माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे 90 डिग्री से, तो हमारे को आंसर क्या मिलेगा
60 डिग्री, है ना। बट जो हमारे पास में एक रूल होता है ना, आई इज इक्वल जो आर, है ना, आई इज इक्वल आर, कि एंगल आई इज इक्वल एंगल आर होता है ना, ये आपने समझा ही होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है हमें समझना होता है कि ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ठीक है। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां वो ये नहीं कह रहा है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ द मिरर बोल रहा है, तो प्लेन के जो मिरर से लेना है तो 90 डिग्री में से हमें माइनस करना होगा, है ना, 90 डिग्री में से माइनस करना होगा। तो आंसर जो है 30 डिग्री को अगर माइनस करते हैं हम 90 डिग्री में से, तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 60, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में। और अब ये भी इजी क्वेश्चन रहा हमारे लिए। अब देखेंगे हम 19th क्वेश्चन, और 19th क्वेश्चन तो भाई आपको जो है आप ही के परिवार से, सौरमंडल से, है ना। तो देखिए क्या है, अरेंज द गिवन प्लैनेट्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और इस परिवार में सन से कौन कितने दूर रहता है ना, किसकी कितनी नहीं बनती है। देखो तो यहां पर क्या होगा, तो भैया जो विनस है ना, सबसे पहले तो वो अपना बुध, मरकरी, ये पास में रहता है एकदम बिल्कुल, बट इधर है ही नहीं। तो हमारे पास में क्या है, विनस है, तो विनस आ जाएगा। एंड देन कौन आ जाएगा, इसमें से अर्थ आ जाएगी, एंड देन जुपिटर और सैटर्न, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है सी बी ए डी, सी बी ए डी किधर है, सी बी डी ए नहीं है, बी सी बी ए डी, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और इसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए ना, सौरमंडल को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और इंक्रीजिंग ऑर्डर उसका और सारा। और इतना ही नहीं, इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो जैसे कि देखिए हमारे पास में विनस है ना, शुक्र या विनस है, तो इसको किन किन नामों से जाना जाता है, इसके नाम क्या है ये पता होना चाहिए। अर्थ को किस नाम से जानते हैं, मार्स को कैसे जानते हैं, और जो भी लेटेस्ट जो हमारे यहाँ चंद्रयान 3 गया मार्स पर, तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, है ना। तो वो जीके जीएस में आएगा नीचे। तो इस प्रकार से हमको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमारे सौरमंडल के बारे में हमें नॉलेज होना ही चाहिए, है ना। उससे क्वेश्चन बने या ना बने, बट एक क्वेश्चन तो बनेगा, ठीक है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और साइंस का यस लास्ट क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है कि मार्बल कैंसर, भाई क्वेश्चन क्या है, मार्बल कैंसर। मार्बल मीन्स क्या होता है, संगमरमर, और संगमरमर के लिए सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है ना। देखिए तो फिर मार्बल कैंसर इज कॉज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा संगमरमर कैंसर होता है। संगमरमर को भी कैंसर होता है, इंसानों को तो समझ में है ना। तो यहाँ देखिए भैया, ये कैंसर जो है ना सिर्फ बीमारी का नाम नहीं है, कैंसर जो बीमारी का नाम तो है, लेकिन ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर किसी के लिए है ना। कैंसर का जो बेसिक मीनिंग होता है किसी भी चीज का धीरे धीरे खराब होना, ना बेकार होना। तो यहाँ पर कैंसर जो है मार्बल, संगमरमर का धीरे धीरे खराब होना। संगमरमर कैसे खराब होगा, संगमरमर कैसे होगा, वो येलो होगा, है ना, होगा ना येलो। तो संगमरमर तो हमारे पास में येलो हो जाएगा अब धीरे धीरे। और येलो कौन हो रहा है, ताजमहल हो रहा है ना। और क्यों हो रहा है, अब ये रीजन है उसका। तो रीजन ये है कि जो हम लोग जो गलतियां कर रहे हैं, और हम गलतियां क्या कर रहे हैं कि जैसे जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन से क्या होता है, ऊपर जो है सारे ऑक्साइड्स जाते हैं, है ना, नाइट्रोजन जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड जाती है, और ये जाकर के ऊपर जमा हो जाती है, फिर उधर से वाटर आता है, ऊपर से पानी गिरता है ना, बारिश होती है। तो रेन के साथ में ये गैसेज मिल जाती है, और ये जब मिल जाती है तो ये बना लेते हैं एसिड। और आपको पता है एसिड से तो कुछ भी हो सकता है ना, एसिड से कुछ भी हो सकता है। तो एसिड से जो है संगमरमर भी अफेक्ट करता है, और इसलिए जो है हमारा जो आंसर होना चाहिए एसिड रेन होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया हुआ है ना, अम्लीय वर्षा यहाँ पर हमारे पास में है। तो यही रीजन है कि जो संगमरमर को जो है कैंसर हुए जा रहा है ना। और ये होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक कि पॉल्यूशन को हम कंट्रोल नहीं करते, है ना। एसिड रेन आती रहेगी, है ना, ये नेचुरल प्रोसेस बन गई है। तो इस प्रकार से आपके पास में साइंस के 20 क्वेश्चन थे, और जो अभी जो आने हैं वो हमारे पास में साइंस के 25 क्वेश्चन आने हैं, है ना। सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन आने जो इस वर्ष आने हैं, 50 हो गए, 30 क्वेश्चन आने मैथ्स के, और जो 20 क्वेश्चन है ये आएगा आपका इंटरनेशनल अफेयर और इंडियन अफेयर, मतलब कि अपने यहाँ का और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पिछले 2-3 महीनों का ही करंट अफेयर पूछेगा। तो आप लोग ये थोड़ा देखते रहेंगे, तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको भी जो है स्कॉलरशिप मिलेगी।